तो क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आज की इस क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के समक्ष डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर साल बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता जरूर है। चाहे किरचॉफ का कोई नियम पूछ लिया जाए, चाहे किरचॉफ के नियम पर आधारित कोई ना कोई आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए, या इस पर बेस बहुविकल्पी प्रश्न या वन लाइनियर प्रश्न आपसे पूछा जरूर जाता है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल भी आपको बताएंगे, जो नियम बताएंगे उस पर बेस आपको न्यूमेरिकल भी कराएंगे, जिससे आप सभी लोगों को ये दोनों नियम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो किरचॉफ के नियमों को हम जानते हैं सन 1842 ईस्वी में किरचॉफ साहब ने दो नियम दिए, जिसकी सहायता से जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच हम धारा के वितरण को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो जटिल परिपथ होते हैं, उनमें विभिन्न चालकों के बीच हम धारा के वितरण को जान सकते हैं, अर्थात धारा को ज्ञात कर सकते हैं किरचॉफ के नियमों की सहायता से। तो उन्होंने पहले नियम में क्या बताया, सबसे पहले हम पहले नियम को समझेंगे। पहले नियम को हम संधि या धारा का नियम कहते हैं। क्यों संधि का नियम कहते हैं, क्यों धारा का नियम कहते हैं, इस बात को भी यहाँ पर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे हम। तो सबसे पहले नियम को समझ लेते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर, संधि का मतलब जहाँ पर मिलना, किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वह शून्य होता है। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक धारा, ये दूसरी धारा मान लीजिए, तीसरी धारा है, ठीक, ये चौथी धारा है, पांचवी धारा है, छठवीं धारा है, ठीक। मान लीजिए ये धारा आपकी आ रही है, ठीक है, ये आपकी I1 है, ये आपकी संधि है जहाँ पर सभी धाराएँ मिल रही हैं, इसको O नाम दे दिया, ठीक। I2 धारा आपकी आ रही है, I3 आपकी धारा आ रही है, I4 आपकी जा रही है, ठीक। I5 जो है आपकी जा रही है। जाने वाली जो धाराएं हैं उनका मुंह आप देख सकते हो किधर की ओर है, I5, और I6 धारा जा रही है। तो इस संधि O पर अगर हम बात करें तो I1 धारा आ रही है, I2 धारा आ रही है, I3 धारा आ रही है, I4, I5, I6 जो धाराएं हैं वो संधि से दूर जा रही हैं। तो नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि इस संधि पर आने वाली और जाने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। बीजगणितीय योग को किससे लिखते हैं, सिग्मा से, यहाँ पर लिख लीजिएगा, अर्थात बीजगणितीय योग को किससे लिखते हैं, सिग्मा से। और किसकी बात हो रही है, धारा की, तो सिग्मा आई बराबर कितना, शून्य। ये इसका गणितीय रूप हो जाएगा प्रथम नियम का। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अच्छा, यहाँ पर अगर चिन्ह प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बात करें तो धारा में क्या होती है भैया, दिशा भी होती है। तो आने वाली धाराओं का चिन्ह जो है हम धनात्मक लेते हैं, और जाने वाली धाराओं का जो चिन्ह है हम ऋणात्मक लेते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कौन सी धारा आ रही है तो आप कहेंगे I1 आ रही, और कौन सी आ रही तो आप कहेंगे I2 आ रही, तो I2 को भी प्लस चिन्ह के साथ लेंगे, और कौन सी आ रही I3 आ रही है, इसको भी प्लस चिन्ह के साथ लेंगे। जा कौन कौन सी धारा रही, संधि से दूर कौन कौन सी धारा जा रही, तो आप कहेंगे I4 जा रही, इसलिए इसको माइनस I4 लेंगे। I5 जा रही इसलिए माइनस का I5 लेंगे। I6 जा रही इसलिए माइनस का I6 लेंगे, बराबर 0। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग हमने शून्य दिखा दिया इसी नियम से। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा, इसको लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। I4 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का I4 हो जाएगा, I5 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का I5 हो जाएगा, I6 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का I6 हो जाएगा। अब इस चीज़ को समझिएगा, इस चीज़ का दूसरा रूप क्या बना है, देखो इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मीन्स ये है कि संधि पर जो आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग है, या संधि पर आने वाली जो धाराओं का योग है वो संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है। अर्थात इसको दूसरे रूप में भी इस नियम को बोला जा सकता है, अर्थात संधि की ओर आने वाली, संधि की ओर लिख लीजिएगा, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग है ना, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग। आप देख पा रहे हो, संधि की ओर जो धाराएं आ रही इनका योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। संधि से दूर जाने वाली, संधि से दूर जाने वाली, दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इस नियम को ऐसे भी बोला जा सकता है, धाराओं के योग के बराबर होता है। ऊपर वाले नियम को मैंने दूसरे रूप में क्यों लिख दिया, बस नियम वही है। ऊपर वाला नियम क्या कहता था कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर आने वाली और जाने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। तो इसी को मैंने इस रूप में लिख लिया और इसको मैंने इस शब्द में व्यक्त कर दिया। तो बात तो एक ही है ना, आने वाली धाराओं का योग चाहे जाने वाली धाराओं के योग के बराबर दिखाएं और चाहे समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य दिखाएं, बात एक ही है।
तो इसीलिए जो प्रथम नियम है इसे संधि का नियम और धारा का नियम कहते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम इसे संधि का नियम कहते हैं, क्योंकि किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, इसीलिए इसे संधि का नियम कहते हैं। और धारा का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, इसीलिए इसे संधि या धारा का नियम कहते हैं। चाहे संधि का नियम बोलिए और चाहे धारा का नियम बोलिए, चाहे ये चीज़ लिखिए चाहे ये चीज़ लिखिए, बात सेम ही है। अब आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है ये किसके संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है, ये किसके संरक्षण पर आधारित है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि मान लीजिए कोई वैद्युत परिपथ है जिसमें स्थायी धारा बह रही है। कौन सी धारा बह रही है? स्थायी धारा आपकी बह रही है। ठीक है, तो स्थायी धारा जब बहती है तो किसी भी परिपथ की किसी संधि पर, ठीक है, ना तो आवेश का संचय किया जा सकता है, अर्थात ना तो आवेश को इकट्ठा किया जा सकता है और ना तो उस संधि से आवेश को हटाया जा सकता है। तो अगर हम कह रहे हैं यदि यहाँ पर धारा, ये एक स्थायी परिपथ है, इसमें धारा स्थायी बह रही है मान लीजिए, तो इसके संधि ओ पर ना तो आवेश का संचय किया जाएगा और ना तो यहाँ से आवेश को हटाया जा सकता है। इस वजह से जो ये आपका किरचॉफ का प्रथम नियम है ये किसके संरक्षण को व्यक्त करता है? ये आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई पूछेगा कि किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण को व्यक्त करता है, तो आप कहेंगे आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। अब किरचॉफ के प्रथम नियम पर आधारित एक न्यूमेरिकल आपके समक्ष ले लेते हैं, जिससे ये नियम आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए, बात समझ में आ गई है। चलिए, इसको आप किधर है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप सभी लोग बहुत कमेंट करते हैं सर स्क्रीनशॉट लेने को का मौका दे दिया करें, तो मौका दे देते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर भैया बैठा करें, ठीक है, तो लिख भी लिया करें। अब किरचॉफ के प्रथम नियम पर आधारित एक न्यूमेरिकल लेते हैं जो कि बहुत ही लेटेस्ट प्रश्न है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, हम यहाँ पर बना रहे हैं और इसमें कहा जा रहा है, देखिए प्रश्न आपका है, लिखिएगा निम्न चित्र से धारा आई का मान निकालिए। निम्न चित्र से, देखिए स्क्रीन पर लगाने में बड़ा पड़ जाएगा, निम्न चित्र से धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको एक फिगर दिया जाएगा और आपको किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या करना होगा भाई, इस परिपथ में परिपथ बना देते हैं पहले। देखिए ये ऐसे कुछ बना हुआ है, कला मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, काम चला लीजिएगा, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे एक फिगर बना हुआ है। यहाँ पर 2 एम्पियर की धारा आ रही, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ से 1 एम्पियर की धारा जा रही है, ओके, और यहाँ से 2 एम्पियर की धारा आ रही है और यहाँ पर एक संधि है, ये P इसको नाम दिया गया है, और फिर यहाँ से धारा I1 जा रही है और इस संधि Q पर, ठीक है, Q संधि से 1 एम्पियर की धारा जा रही है और I2 एम्पियर की धारा जा रही। फिर यहाँ पर ये Q संधि हो गई और ये संधि आपकी हो गई R संधि पर जाने वाली धारा 1.2 एम्पियर है, साथ ही में 1 एम्पियर की धारा आ रही है और I एम्पियर की धारा जा रही है। ठीक, अब आपको इसी I का मान निकालना है। बात समझ में, ऐसा फिगर दिया है और ये किरचॉफ के प्रथम नियम पर आधारित है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक संधि है, दूसरी संधि क्यों है, फिर R, एक एक संधि को लेकर के सॉल्व करेंगे। देखिए इधर यहाँ पर I का मान निकालना, तो इधर से लेकर चलेंगे तो थोड़ा सा कठिन पड़ जाएगा। इधर से लेकर चलेंगे तो लिखेंगे संधि P पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है? किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग किसी संधि से उसी संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह सबका योग शून्य होता है, जैसा भी आप समझें। तो आने वाली कौन सी धारा है? 2 एम्पियर। आने वाली और कौन सी है? 2 एम्पियर। ये आने वाली धाराओं का योग हो गया। अब इस संधि से दूर जाने वाली कितनी है? आपकी 1 एम्पियर है। और कौन सी जा रही? I1 जा रही। ठीक, 2 2 कितना हो जाएगा? 4। 1 इधर ले आओ, बराबर हो जाएगा I1। 4 से 1 गया 3, बराबर I1। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो ये संधि से दूर धारा जा रही, इस I1 का मान कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया भाई? 3 एम्पियर आ गया। अब ये यहाँ पर आ रही संधि क्यों पर, तो आगे लिखेंगे इसी प्रकार संधि क्यों पर, संधि क्यों पर भी यही किरचॉफ के प्रथम नियम से, प्रथम नियम से हमने क्या पढ़ा है अभी बताया, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग। तो इस संधि पर आ कौन सी रही? I1 आ रही। I1 का मान कितना है?
3। और कौन सी आ रही, कोई नहीं आ रही। जाने वाली 2 है, तो आने वाली धाराओं का योग जाने वाली 1 और कौन सी जा रही, I2। तो I2 की जो वैल्यू निकालेंगे तो 1 उधर जाएगा, 3 से 1 जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। तो संधि Q पर जो I2 धारा जा रही थी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर 2 एम्पियर की धारा आ गई। ठीक इसी प्रकार अब जो लास्ट वाली संधि है, संधि R पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। इस संधि पर आ रही है 2 एम्पियर की धारा, जा रही है आने वाली और कौन सी, 1 एम्पियर की धारा। अच्छा, जा कौन सी रही है, 1.2 एम्पियर की, और कौन सी जा रही है, I2 जा रही है। तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 बराबर 1.2 प्लस का I2। अच्छा, I2 की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, 3 से 1.2 घटाओगे 1.8 बचेगा। तो धारा I2 का मान कितना हो जाएगा, धारा I2 नहीं सॉरी यहाँ I है भाई, I2 मैंने कर दिया, ये I धारा जा रही। ठीक, इसी I का मान निकालना था। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.8 एम्पियर की धारा। तो इस तरीके से किरचॉफ के प्रथम नियम पर आधारित न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब हमें उम्मीद है कि किरचॉफ का प्रथम नियम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, किरचॉफ के द्वितीय नियम को जानते हैं। इसे यहाँ पर रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलिए हमने आपके सामने किरचॉफ के द्वितीय नियम को नोट कर दिया है, और किरचॉफ के द्वितीय नियम में आपको अक्सर दिक्कत होती है। तो आज से ये आपकी समस्या जड़ से समाप्त होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले आपको हम किरचॉफ के द्वितीय नियम को अच्छे तरीके से समझाएंगे और उसके बाद इस पर बेस एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, है ना। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम है क्या, इसको हम बंद पास का नियम या उल्टता के नियम से भी जानते हैं, या केवल पास के नियम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब लैंग्वेज हम पढ़ेंगे तो शायद आपको थोड़ा सा हार्ड लगे, लेकिन जब इसको समझाएंगे तो ये एकदम आसान हो जाएगा। ये लैंग्वेज आप ऐसे ही बोलने लगेंगे। देखिए नियम क्या कहता है कि किसी परिपथ के किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगे जो भी सेल होते हैं उन सेलों के वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब मेरी बात को समझिएगा, मैंने आपके सामने यहाँ पर एक भाई परिपथ बनाया हुआ है। ठीक, इसको अभी मत समझिए, इसको समझिए। मैंने परिपथ बनाया, इसमें एक बंद पास आपका ये वाला है, चारों तरफ से बंद है ना, एक बंद पास ये हो गया, एक बंद पास ये हो गया। इस बंद पास में एक सेल प्रतिरोध लगा हुआ है R1 और एक सेल लगा हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल आपका E1 है। अच्छा, सेल के अंदर जो धारा की दिशा होती है वो ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की होती है। तो धारा यहाँ से इस सेल से ऐसे I1 मान लीजिए निकलती है, और यहाँ पर सेल आपका दूसरा है जिसका विद्युत वाहक बल E2 है, तो इससे मान लीजिए धारा आपकी I2 निकल रही। ये दोनों धाराएं इस संधि पर मिलेंगी, तो किरचॉफ के प्रथम नियम से यहाँ पर जो धारा हो जाएगी वो टोटल हो जाएगी I1 प्लस I2 हो जाएगा। ओके, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये जो I1 प्लस I2 धारा है ये R3 प्रतिरोध में बहेगी, और यहाँ से ये धारा जाती हुई इसमें कौन सी धारा बहेगी आपकी, देखिए यहाँ से I2 निकली थी तो I2 चली जाएगी, और इस यहाँ से I1 निकली थी तो इसमें कौन सी धारा प्रवाहित होगी, I1। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम हम लगाते कैसे हैं, कैसे बंद पास में यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसका हम गणितीय रूप लिखेंगे। इन्होंने कहा कि कोई बंद पास है, उस बंद पास में जो भी सेल से धारा निकल रही, जैसे इस बंद पास में धारा निकल रही I, ठीक, और जो उसके संगत प्रतिरोध है, प्रतिरोध को मान लेते हैं R। ठीक, तो किसी बंद पास में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का, इसलिए मैंने बीच में गुणे का चिन्ह लगा दिया, बीजगणितीय योग को सिग्मा से लिखते हैं। उस पास में कार्य करने वाले जितने वैद्युत वाहक बल हैं, ठीक है, उन वैद्युत वाहक बलों की बीजगणितीय योग के बराबर होता है। वैद्युत वाहक बल को ई से लिखते हैं और उसके बीजगणितीय योग को सिग्मा से लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा इस नियम का गणितीय रूप। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर बंद पास में हम लगा के आपको दिखाएंगे कि कैसे किरचॉफ का नियम लगता है। इसको नाम दे देते हैं, मान लीजिए A B, है ना, C D E F, ये हमने नाम दे दिया। हमने कहा एक बंद पास ऊपर बन रहा है, देखिए चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो इसका नाम दे देंगे B A C D B, लिखेंगे बंद पास। क्या लिखेंगे, बंद पास। यहाँ से लेंगे भाई, जहाँ से लेंगे वहीं पर ख़त्म करेंगे मामला। B A और उसके बाद कौन सा पॉइंट है, C D और फिर B पर ही जाएंगे। में हम द्वितीय नियम लगाएंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम से हमने क्या किया, द्वितीय नियम कैसे कार्य करता है। द्वितीय नियम में ये मतलब ये बताया गया है, इसी द्वितीय नियम में, इसी नियम को लगा रहे हैं भाई,
किरचॉफ के नियम से। तो द्वितीय नियम ये कहता है कि जो भी बंद पास है उस बंद पास में जो धारा बह रही और उसके संगत जो प्रतिरोध है, तो धारा बह रही I1 और इसके संगत जो प्रतिरोध है वो R1 है, इसका बीजगणितीय योग। और इस पास में और भी जो धारा बह रही, अब इस पास में और कौन सी धारा बह रही, I2 धारा बह रही। ये पूरा बंद पास है कि नहीं, इसमें I2 धारा बह रही है, लेकिन इस I2 की जो दिशा है, देखो हम ऐसे चल के आए, ये I2 दिशा ऐसे, तो विपरीत होने की वजह से माइनस ले लेंगे। I2 धारा के संगत जो प्रतिरोध है वो कितना है, R2। मैंने क्या कहा, नियम में ये तो बताया, जो बंद पास है उसमें जो भी धारा बह रही है उसके संगत जो प्रतिरोध है, तो I1 के संगत प्रतिरोध R1 था तो I1 R1 कर लिया, फिर I2 के संगत R2 था तो I2 R2 कर लिया, लेकिन I2 की डायरेक्शन I1 के विपरीत थी इसलिए माइनस चिन्ह लगाया। इन सब का बीजगणितीय योग इस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। तो इसमें जो वैद्युत वाहक बल, हमने कहा वैद्युत वाहक बल की दिशा जो होती है ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर होती है, तो इसकी दिशा तो आप देख सकते हो E1 से, ये ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर है तो E1 कर दिया, लेकिन जब ऐसे चलते हुए हम ऐसे आए तो इसकी दिशा धन से ऋण हो गई, यानी उल्टा हो गई, तो यहाँ पर माइनस का E2 करेंगे, अर्थात इनका बीजगणितीय योग इनके अंतर से मिलेगा। तो ये इसको हम बना लेंगे समीकरण 1, ठीक। तथा अब हमारे पास जो दूसरा बंद पास बनता है उसमें कैसे किरचॉफ का नियम लगाएंगे, इसमें जब किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे तो ये बंद पास हमारा हो जाएगा DCEFD लिखेंगे, तथा बंद पास, कौन सा बंद पास हो जाएगा, DCEF और D में। यही किरचॉफ का द्वितीय नियम कैसे लगाएंगे भाई, किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है कोई भी बंद पास है उसमें जो धारा बह रही, धारा कितनी बह रही, I2। अच्छा, इस I2 धारा के संगत प्रतिरोध कितना है, R2, भी ऊपर भी आपने देखा है, ठीक। फिर इसी आपके बंद पास में और जो प्रतिरोध है उसके संगत जो धारा है वो I1 प्लस I2 है, तो यहाँ लगाएंगे प्लस का चिन्ह, क्योंकि अब हम धारा की डायरेक्शन में चल रहे हैं, धारा विपरीत नहीं जैसे यहाँ पर थी, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2, है ना। और इसके संगत प्रतिरोध कितना है, R3 है। तो जितने इस बंद पास में धारा और संगत प्रतिरोध होगा सबके गुणनफल का बीजगणितीय योग, तो इसमें 2 ही थी, कर लिया मैंने, बराबर इस बंद पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर। एक ही वैद्युत वाहक बल है, इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर है, तो इसको लिख देंगे भाई E2, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 व 2 से देखिए भाई, समीकरण अब हमको करना क्या है, समीकरण 1 व 2 से हम I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब धारा के वितरण को ज्ञात कर सकते हैं, और I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसीलिए हम किरचॉफ के द्वितीय नियम को लगाते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि समीकरण 1 व 2 से हम धारा के वितरण को ज्ञात कर सकते हैं ना, या धारा के मान को ज्ञात कर सकते हैं, से धारा के मान को ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि नियम है ना तो नियम के तरीके से लिखना पड़ेगा, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। और जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है ये भैया ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किसके संरक्षण को व्यक्त करता है, ऊर्जा संरक्षण के व्यक्त को करता है। जैसे प्रथम नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। इसको हम उल्टता के नियम से भी जानते हैं, समझ गए। तो ऐसे आपको जब कोई परिपथ दिया जाएगा तो किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाना है, समीकरण बनाना है, फिर समीकरणों को सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है भाई, I1 और I2 का मान अलग अलग निकाल लेना है, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन आपके किरचॉफ के द्वितीय नियम पर पूछे जाते हैं। ये मैंने पूरा नियम नोट कर दिया है, ठीक है। इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नियम में आप इतना लिखिएगा फिगर बनाते हुए। फिर चलिए अब हम आपके समक्ष एक बिल्कुल ऐसा ही इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, जिससे ये नियम आप सभी लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। चलिए भाई, तो एक हम आपके समक्ष न्यूमेरिकल ले लेते हैं। न्यूमेरिकल को देख लिया अगर आपने तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए भाई, लिखा है निम्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ में निम्न का मान ज्ञात कीजिए। देखिए किसका किसका मान निकालना है। एक आपके सामने हम परिपथ बना देते हैं, परिपथ बिल्कुल ऐसे इसी नियम पर इसलिए मैंने लिया है कि समझ में आए। ये परिपथ ऐसे बना हुआ है, आपके समक्ष इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये स्क्रीन पर प्रश्न नहीं लग सकता है माइनस, ओके, क्योंकि बड़ा है प्रश्न लगा देंगे तो हम नहीं दिखेंगे, और हम नहीं दिखेंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा। यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है प्लस माइनस, ओके, और ये 3 वोल्ट है और ये आपका 1.5 वोल्ट है, और यहाँ पर जो प्रतिरोध लगा है 1 ओम का लगा हुआ है। इसको ए पॉइंट बोला गया, इसको बी पॉइंट बोला गया, इसको डी पॉइंट बोला गया, इसको सी पॉइंट बोला गया है ना, एफ हो गया, और ये आपका हो गया ई। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, प्रतिरोध लगा हुआ है 2 ओम का, ओके। अच्छा, यहाँ से जो धारा निकल रही है, इसको थोड़ा सा, यहाँ से जो धारा निकल रही है अभी जैसे बताया था I1 निकल रही, यहाँ से I2 निकल रही, टोटल धारा यहाँ पर आ जाएगी I1 प्लस I2। टोटल धारा यहाँ पर बहेगी 2 ओम में I1 प्लस I2। अब पृष्ठ में ये कहा गया है कि I1 की वैल्यू बताइए कितनी होगी,
I2 की वैल्यू बताइए कितनी होगी, यही तो प्रश्न में पूछा गया है। अच्छा, यहाँ पर I3 भी बोला गया है, अर्थात इस धारा को जो I3 धारा इसको बोला गया है I1 प्लस I2 के योग को I3 धारा बोला गया है, और कहा गया है कि I3 की वैल्यू भी निकालिए किरचॉफ के नियमों को लगाकर, है ना। तो अब आप बिल्कुल वही का अभी नियम हमने पढ़ा, बंद पास BADC, है ना, लिखेंगे बंद पास। कौन सा बंद पास पहले लेंगे, ये वाला पहला बंद पास है, BADC बी में, है ना, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। क्या लिखेंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अच्छा, किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता क्या है, हमने क्या कहा, कोई बंद पास है उसमें जितनी धारा बह रही उनके संगत जो प्रतिरोध है, तो धारा इसमें बह रही है I1, और I1 धारा के संगत जो प्रतिरोध है वो 1 ओम है। फिर इधर से चलते हुए ऐसे आए, अब इस धारा की दिशा हो गई सामने से पड़ गई, नहीं I2 माइनस के लेंगे, इसके संगत जो प्रतिरोध है वो भी 1 ओम है, बराबर इस पास में जो भी आपके सेल लगे हुए हैं 3 वोल्ट का लगा हुआ है, 1.5 वोल्ट का लगा हुआ है, लेकिन 3 वोल्ट की डायरेक्शन तो माइनस से प्लस की ओर है, तो ये तो धनात्मक लिखेंगे, लेकिन जैसे इधर घूमेंगे तो ये आपका प्लस से माइनस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 1.5। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा I1 और ये हो जाएगा माइनस का I2 बराबर 1.5, समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार अब जो दूसरा बंद पास बन रहा है, कौन सा बन रहा है, CDFE, है ना, लिखेंगे CDFE और फिर C में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। यहाँ से धारा कितनी निकल रही, I2 के संगत प्रतिरोध कितना, 1 ओम, फिर प्लस लगाएंगे, फिर दूसरी धारा कौन सी है, I3 का मान लिख सकते हैं I1 प्लस I2, और ये धारा किस ओम के प्रतिरोध में बह रही, 2 ओम के प्रतिरोध में, फिर ये यहाँ पर पहुँच गए। अब ये जो दूसरा आपका बंद पास है इसमें सेल कौन सा लगा हुआ है, तो आप कहेंगे 1.5 वोल्ट का, और कोई है नहीं तो इसको 1.5 लिख लीजिए। ये होगा जाएगा आपका I2, है ना, और ये हो जाएगा प्लस का 2I1 जब गुणा करोगे, और प्लस का 2I2 बराबर 1.5, ये आपका हो जाएगा 2I1 I2 ये आपका हो जाएगा 3I2 बराबर 1.5, समीकरण 2 मान लो। अब जो कक्षा 10 में आप विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणनखंड पढ़े हो, वो किसी विधि से इन समीकरणों से I1 I2 की वैल्यू निकाल लेना बस, है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए, तो I1 1 है, I1 का गुणांक 1 है, मतलब यहाँ पर 2 है, तो हम समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देंगे, 2I1 माइनस का 2I2 बराबर ये 1.5 का 2 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, और ये आपका है 2I1 प्लस का 3I2 बराबर 1.5, समीकरण 1 को 2 से घटा देंगे, घटाने पर माइनस 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 ये से कैंसिल। अच्छा, 2 से 3 जाएगा तो माइनस का, देखिए माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5I2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ देखो 3 से 1.5 जाएगा तो मतलब 1.5 बचेगा, मतलब 1.5 बचेगा, तो I2 बराबर आ जाएगा 1.5, और बटे में कितना आ जाएगा, माइनस का 5, इसको काटिए भाई, 5 3 15, माइनस का कितना आ जाएगा, देखिए पॉइंट हटा लीजिए, पहले आप 0 बढ़ा लीजिए, 5 3 15, 5 1 5, ये आपका आ जाएगा 0.3 एम्पियर की धारा। कुछ बात समझ में आई। I2 का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 0.3 एम्पियर, देखिए माइनस चिन्ह भी लगा था उसको भी लगा लीजिए। ओके, अब इस I2 का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, पुनः लिखेंगे समीकरण 1 से। अच्छा, समीकरण 1 थी क्या, I1 माइनस I2 बराबर 1.5, I1 माइनस I2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली, माइनस का 0.3, और ये माइनस का पहले से है तो ये प्लस का 0.3 हो जाएगा बराबर 1.5, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी, ये 0.3 उधर जाएगा, माइनस का 1.5 से 0.3 जाएगा तो ये 1.2 एम्पियर बचेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो I1 की वैल्यू होगी वो 1.2 एम्पियर होगी, I2 की जो होगी माइनस का 0.3 एम्पियर होगी। तो आपसे ये भी पूछा गया था कि I3 की वैल्यू भी बताओ, I3 की वैल्यू दोनों के योग से मिलेगी। I3 बराबर है I1 प्लस I2, I1 की वैल्यू 1.2 और I2 की वैल्यू माइनस का 0.3, अर्थात ये पॉइंट का 9 एम्पियर आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किरचॉफ के द्वितीय नियम को लगा करके किसी वैद्युत परिपथ के, ठीक है, विभिन्न चालकों में धारा के अलग अलग मानों को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है और इसे कैसे न्यूमेरिकल में हमें लगाना है, किस चीज़ को ज्ञात करने के लिए।
हमें उम्मीद है कि ये टॉपिक अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मिलते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण क्लासें मैं आपको लगातार प्रोवाइड करता रहूँगा। बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी आपकी होगी, इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।